हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन किसके अंतर्गत आती है जी? तो ये कार्बनिक यौगिकों के शोधन यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्योरिफिकेशन की जो मेथड्स हैं उसमें हम सब्लिमेशन, क्रिस्टलन यानी कि क्रिस्टलाइजेशन ये पढ़ चुके हैं। अब तीसरा मेथड है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यानी कि आसवन होता है। This is a important method is used to separate volatile liquid from non-volatile impurities and the liquids having sufficient difference in their boiling points. Liquids having different boiling points vaporize at different temperatures and the vapors are cooled and the liquids so formed are collected separately. तो यहाँ पे जो आसवन है, इस विधि की सहायता से हम वाष्पशील यानी कि वॉलेटाइल द्रवों को अवाष्पशील अशुद्धि को अलग करने के लिए, साथ ही ऐसे द्रव जिनके क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर होता है उन्हें पृथक करने के लिए प्रयुक्त होती है। भिन्न भिन्न क्वथनांकों वाले द्रव भिन्न ताप पर वाष्पित होते हैं और वाष्पों को ठंडा करने से प्राप्त द्रवों को अलग अलग एकत्र कर लेते हैं। तो जैसे कि क्लोरोफॉर्म CH-Cl3, इसका क्वथनांक है हमारा 334 केल्विन और एनिलीन का है 475 केल्विन। तो अब इनके जो क्वथनांक है उसमें काफ़ी अंतर है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन से अलग करने के लिए जो अपरेटस प्रयुक्त होते हैं वो बताना चाहूँगी मैं। ये देखिए गोल पेंदे वाला फ्लास्क है। गोल पेंदे वाले फ्लास्क में दोनों द्रवों को ले लिया हमने। यहाँ थर्मामीटर लगाया है। ये हमारा जल संघनित्र है यानी कि कंडेंसेशन है। कंडेंसर लगाया हुआ है हमने। कंडेंसर के बाद में ये क्या है, हमारा एक्सेप्टर है। चलिए अब यहाँ से जो ये आउटलेट दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्या करते हैं, सिंक के साथ में जोड़ देते हैं और ये क्या हो जाता है, हमारा जल प्रवेश द्वार यानी कि ये क्या है, हमारा इनलेट है, वाटर इनलेट है ये हमारा। अब इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हम क्या करते हैं, दोनों लिक्विड ले लिए जिसको हमें अलग करना है। यहाँ थर्मामीटर लगाया और ये हमारा कंडेंसर लगा हुआ है और बाहर से यहाँ से वाटर इनलेट हो रहा है और यहाँ से आउटलेट हो रहा है। चलिए अब इसको हम बॉईल अप करते हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है यानी कि क्लोरोफॉर्म का क्या था 334, तो 334 टेम्परेचर के ऊपर क्या होने लगता है, वो द्रव उबल करके उसकी वेपर बनने लगती है और वो वेपर क्या हो जाएगी, यहाँ आकर के इस कंडेंसर में से पास होगी और बाहर से वाटर सप्लाई चालू है, इससे क्या होगा, वो वेपर ठंडी हो जाएगी। ठंडी होकर के यहाँ पे एक्सेप्टर में द्रव के रूप में कलेक्ट हो जाएगी। जो बचा हुआ द्रव है वो किसका होगा, हमारा एनिलीन का, जिसका क्वथनांक है 457 केल्विन। तो ये हमारे साधारण आसवन की विधि है और ये उसके एपरेटस हैं। चलिए इसके बाद में डिस्टिलेशन के हम प्रकार देखें तो इसमें एक है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जिसको हम कहते हैं प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन क्या होता है, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर न होने की दशा में उन्हें साधारण आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे द्रवों की वाष्प इसी ताप पर परास में बनने लगती है और साथ साथ संघनित होती है। ऐसी दशा में प्रभाजी आसवन की तकनीक का उपयोग किया जाता है। यहाँ गोल पेंदे वाले फ्लास्क के मुंह पर लगे हुए प्रभाजी कॉलम से द्रव मिश्रण की वाष्प को प्रभावित करते हैं। तो उच्चतर क्वथनांक वाले द्रव जो होते हैं उसकी वाष्प निम्नतर क्वथनांक वाले वाष्प की तुलना में पहले संघनित होती है और इस प्रकार प्रभाजी कॉलम में ऊपर उठने वाले वाष्प में अधिक
वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। प्रभाजी कॉलम में शीर्ष पर पहुंचते पहुंचते वाष्प में मुख्यतः अधिक वाष्पशील अवयव ही रह जाता है। तो विभिन्न डिजाइन एवं आकार के प्रभाजी कॉलम होते हैं। तो प्रभाजी कॉलम को लगाने से क्या फर्क पड़ता है ये हम देखते हैं। इफ द डिफरेंस in boiling points of two liquids is not much, simple distillation cannot be used to separate them, and the vapors of such liquids are formed within the same temperature range and are condensed simultaneously, and the technique of fractional distillation is used in such case. In this technique, vapors of liquid mixture are passed through a fractionating column before condensation. The fractionating column is fitted over the mouth of the round bottom flask. तो यहाँ पर हम राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन लगाते हैं। यह हमें दिखाई दे रहा है डायग्राम। तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर ये हमने क्या लगाया है, फ्रैक्शन लगाया है। वो फ्रैक्शन अलग अलग डिज़ाइंस के भी आते हैं और वापस इस फ्रैक्शन के साथ में कंडेंसर लगाया गया है और ये हमारा एक्सेप्टर है। वही वाटर इनलेट है, वही आउटलेट है। यहाँ पे हमने ऐसे दो जो द्रव लिए हैं जिनके क्वथनांकों में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जिसका क्वथनांक पहले आ जाता है, कम होता है, उसकी वाष्प पहले बनने लगती है, उसके साथ में दूसरे द्रव की वाष्प बनना भी शुरू हो जाती है। तो वो भी यहाँ ऊपर आती है, लेकिन ऊपर आते आते वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के कारण वो द्रव में परिवर्तित होकर वापस वाष्प इसमें फ्लास्क में चली जाती है। लेकिन ऊपर कौन बढ़ता जाता है, जिसका क्वथनांक कम होता है, वो ऊपर उसकी वाष्प बनती जाती है और वो इस कंडेंसेटर से पास होकर यहाँ पे द्रव के रूप में एकत्रित हो जाती है। तो ये प्रभाजी आसवन में जो प्रभाज यूज़ किए जाते हैं ये अलग अलग आकार के और अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक क्रमिक संघनन और वाष्पन को सैद्धांतिक प्लेट यानी कि थियोरेटिकल प्लेट कहते हैं और व्यापारिक स्तर पर उपयोग के लिए सैकड़ों प्लेटों वाले कॉलम उपलब्ध होते हैं। इसमें अलग अलग प्लेट्स लगी रहती है, इससे सैकड़ों कॉलम वाले कंडेंसर होते हैं, कॉलम उत्पन्न होते हैं। तो प्रभाजी आसवन का एक तकनीकी उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल से विभिन्न प्रभाजों को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा प्रभाजी आसवन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद में अब हमारा है भाप आसवन और निम्न दाब आसवन, यानी कि कम दाब पर होने वाला आसवन देखते हैं पहले। तो निम्न दाब पर आसवन, तो यह विधि उन द्रवों के शोधन के लिए प्रयुक्त होती है जिनके क्वथनांक अति उच्च होते हैं और अथवा अपने क्वथनांक या उनसे भी कम ताप पर अपघटित हो जाते हैं। तो जिनके क्वथनांक अधिक होते हैं, साथ ही जो कि कम ताप के ऊपर क्या होने लगते हैं, आश्रित होने लगते हैं, यानी कि जिनके कम ताप के ऊपर क्या होने लगते हैं, अपघटित होने लग जाते हैं। ऐसे द्रवों के पृष्ठ पर दाब कम करके उनके क्वथनांक से कम ताप पर उबाला जाता है और कोई भी द्रव उस ताप पर उबलता है जिस पर उसका वाष्प दाब बाह्य दाब के समान होता है। और दाब कम करने के लिए जल पंप अथवा निर्वात पंप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जल पंप या निर्वात पंप के उपयोग को करके हम कम दाब के ऊपर भी आश्रित कर सकते हैं। तो साबुन उद्योग में युक्त शेषलाई यानी कि स्पैंटलाई से ग्लिसरॉल पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए जो चित्र है वो चित्र दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर ये देखिए, ये वो राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसमें हमने यहाँ पे ये संगणित यानी कि कंडेंसर लगाया हुआ है। कंडेंसर के साथ में यहाँ पे हमारा वो भी है,
थर्मामीटर भी लगा हुआ है। यहाँ पे रोधनी ट्यूब से हम वायु को नियंत्रित कर सकते हैं। वायु को नियंत्रित करने के लिए कैपिलरी ट्यूब लगाई है हमने। अब यहाँ पे द्रव उबलने लगता है, तो दाब क्या है, कम। तो कम दाब के ऊपर क्या होता है, द्रव उसके क्वथनांक से कम क्वथनांक के ऊपर, दाब के ऊपर उबलने लगता है और उबल करके वो यहाँ से बाहर कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में आके यहाँ एकत्रित होता है। तो यहाँ पे निर्वात पंप लगा करके यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, दाब को कम रख सकते हैं और यहाँ पे हमारा द्रव एकत्रित हो जाता है। तो जनरली इस विधि का उपयोग साबुन उद्योग में होता है स्पैंटलाइजर ग्लिसरॉल बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा। अब हम अगला देखते हैं भाप आसवन। भाप आसवन क्या है हमारा, वेपर डिस्टिलेशन जिसको बोलते हैं हम, तो या स्टीम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं इसको हम। तो दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट द सब्सटेंस विच आर स्टीम वॉलेटाइल एंड आर इमिक्सिबल विथ वाटर। तो ये हमारा जो स्टीम डिस्टिलेशन है, इसका उपयोग कहाँ होता है हमारा, ऐसे सब्सटेंस जो वॉलेटाइल और इमिक्सिबल होते हैं, यानी कि जो वाष्पशील भी होते हैं और एक दूसरे में जल के साथ में मिक्स नहीं होते हैं। इन स्टीम डिस्टिलेशन स्टीम फॉर्म अ स्टीम जनरेटर इज पास थ्रू ए हीटेड फ्लास्क कंटेनिंग द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड। तो यहाँ पे भाप आसवन विधि जो है, इसका उपयोग ऐसे उन पदार्थों के शोधन के लिए होता है जो भाप वाष्पशील हो परंतु जल में अमिश्रणीय हो, यानी जल के साथ में मिलती नहीं हो। साथ ही भाप आसवन में अशुद्ध द्रव को फ्लास्क में गर्म करते हुए उसमें भाप प्रवाहित करते हैं और भाप तथा वाष्पशील करते हुए, यानी भाप तथा वाष्पशील द्रव का मिश्रण संघनित कर एकत्र कर लिया जाता है और तत्पश्चात द्रव और जल को पृथककारी कीप द्वारा पृथक कर लेते हैं। भाप आसवन में कार्बनिक द्रव तथा जल की वाष्प दाब का योग वायुमंडलीय दाब के समान होता है, अर्थात जो दाब रहेगा वो दोनों का रहेगा, यानी कि द्रव और जल। अतः द्रव अपने क्वथनांकों की अपेक्षा निम्नतर ताप पर ही वाष्पित होने लगता है। तो भाप आसवन के लिए प्रयुक्त होने वाला फ्लास्क बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये स्टीम है, यहाँ से हम क्या करा है, कंडेंस वाटर और की वेपर पास करते हैं, वो यहाँ से मिल करके कहाँ जाती है, इस फ्लास्क में जाती है और कंपाउंड टू बी डिस्टिल्ड। यहाँ पे वाटर की वेपर है निकलती है, यहाँ पे जिसको हमको अलग करना है उस दोनों द्रवों को लिया जाता है और ये कंडेंसर जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे वाटर की वेपर भी इसके साथ में मिक्स की जाती है लिक्विड्स के साथ में, एंड द मिक्सचर ऑफ द स्टीम एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंडेंस्ड टू बी कलेक्टेड, जिसको हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। तो ये भी हमारा डिस्टिलेशन का एक प्रकार ही है जिसका डायग्राम मैंने आपको बता दिया। चलिए, इसके बाद में अब आता है हमारा विभेदी निष्कर्षण। विभेदी निष्कर्षण यानी कि जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एन aqueous medium, it is separated by shaking it with an organic solvent in which it is more soluble than in water। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं कार्बनिक यौगिक हैं जो जलीय विलयन में से ऐसे कार्बनिक विलायक द्वारा निष्कर्षित किया जाता है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विलेयता जल की अपेक्षा अधिक होती है। तो ऐसे कार्बनिक विलायक में उसको पहले क्या करते हैं, विलय करते हैं। विलय करते हैं तो जलीय विलयन तथा कार्बनिक विलायक दोनों कैसे होते हैं, अमिश्रणीय होने चाहिए जिससे वो दो परत बना सके। तो ये इस तरह की विभेदन ट्यूब होती है। यहाँ पे हम कॉक लगाते हैं।
अब दोनों लेयर होती है वो इस तरह से अलग अलग उसमें एकत्रित हो जाती है। तो धीरे से हम यहाँ पे इस कॉक को खोल करके नीचे से निकाल लेते हैं सॉल्यूशन को। तो निष्कर्षण से पहले दोनों मिक्स रहते हैं और निष्कर्षण के बाद दोनों अलग इस तरह की लेयर बना लेते हैं। इसका भी डायग्राम दिखा देती हूँ मैं आपको। ये डायग्राम देखिए, इसमें यहाँ पे मिश्रण को पहले मिलाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड को जल के साथ में और कार्बनिक विलायक के साथ में। तो जल वाला कंपाउंड नीचे रहता है, कार्बनिक विलायक वाला ऊपर रहता है। चलिए, तो अब यहाँ पे जो हमारा जलीय विलयन है वो अलग हो जाता है, ये अलग दिखाई दे रहा है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला सॉल्यूशन है वो ऊपर है। कॉक को खोल करके हम धीरे धीरे एक एक सॉल्यूशन को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बाहर हो जाता है। चलिए, इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट मेथड है वर्ण लेखन, यानी कि क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्रोमेटोग्राफी जो है an important technique extensively used to separate the mixtures into their compounds, purified compounds, and also to test the purity of compounds. तो वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग यौगिकों द्वारा शोधन करने में किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने तथा यौगिकों की शुद्धता की जांच करने के लिए विस्तृत रूप से किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग सर्वप्रथम पादपों में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थों को पृथक करने के लिए किया गया था। क्रोमेटोग्राफी जो शब्द है इसमें क्रोमा से बनता है, ग्रीक शब्द क्रोमा से बनता है जिसका अर्थ होता है रंग। इस टेक्निक में सर्वप्रथम यौगिक के मिश्रण को स्थिर प्रावस्था यानी स्टेशनरी फेज पर अधिशोषित किया जाता है। तो यहाँ पे जो अलग अलग हमारी जो दो टेक्निक्स है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। तो इसमें जो जिस सिद्धांत पर ये कार्य करती है उसके आधार पर हम इसे 2 भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी यानी कि अधिशोषण वर्णलेखन, और दूसरा होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यानी कि वितरण वर्णलेखन। तो अब इसके लिए जो कॉलम बनते हैं वो कॉलम बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये है हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी यानी स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ये स्तंभ लिए गए हैं, इसमें अलग अलग मिक्सचर स्टेशनरी फेस के रूप में ग्लास ट्यूब में पैक किए जाते हैं और ऊपर से जो सॉल्यूशन हमको अलग करना है, पृथक करना है, उसको डाला जाता है। तो वो सॉल्यूशन इस तरह से अलग अलग लेयर्स बनाता है जिसको हम धीरे से उसको सेपरेट करके बाहर कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई क्रोमेटोग्राफी। चलिए, क्रोमेटोग्राफी यानी कि सेपरेट करने की हमारी सारे मेथड्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब सेपरेशन हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है एक हमारी, और एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है। चलिए, तो अब क्रोमेटोग्राफी के बाद में जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्योरीफाई हो चुका है। प्योरीफाई होने के बाद में हम उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, यानी कि उसको भार की दृष्टि से उसको मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं। तो मात्रात्मक विश्लेषण कैसे किया जाता है? गुणात्मक विश्लेषण हम कर चुके हैं। अब सबसे पहले हम उसके में गुणात्मक विश्लेषण करेंगे, यानी कि कौन से तत्व उपस्थित है, उसके बाद उनकी मात्रा कितनी है वो ज्ञात करेंगे हम। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान, यानी कि डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कार्बन और हाइड्रोजन का करना है। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड विद कॉपर ऑक्साइड। Carbon present in compound is oxidized to carbon dioxide
and tested with lime water, which develops turbidity and the hydrogen to water टेस्टेड बाय एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होता है, तो कार्बन इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड यानी CuO के साथ में गर्म करते हैं तो कार्बन क्या फॉर्म करेगा CO2 और हाइड्रोजन क्या फॉर्म करेगा H2O। कैसे करता है, तो कार्बन प्लस CuO गिव्स Cu प्लस CO2। CO2 करना है तो ये 2, तो ये भी हमारा क्या हो गया 2। अब हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ में क्या फॉर्म करेगा Cu प्लस H2O। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 लगाना है। अब ये जो हमारा CO2 उत्पन्न हुआ है इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, तो CO2 को हम क्या करेंगे लाइम वाटर में पास करेंगे, CO2 प्लस CaOH ट्वाइस, तो इसमें क्या बनेगा CaCO3 प्लस H2। तो इस तरह से आप कार्बन की उपस्थिति ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि CO2 ये चूने के पानी को यानी कि लाइम वाटर को क्या करता है मिल्की बनाता है। साथ ही हमारी वाटर वेपर यानी कि H2O जो निकली है उसको हम किस में प्रवाहित करते हैं CuSO4 कैसा होता है पहले वाइट, और वाटर वेपर उसमें जाने से वो क्या बन गया CuSO4 5H2O। तो इसका रंग कैसा होता है ब्लू। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन की हम पहचान कर सकते हैं। अब डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स, तो दूसरे जो एलिमेंट्स है उनका डिटेक्शन करने के लिए हम डायरेक्टली जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का कर पाए वैसे दूसरे तत्वों का नहीं कर सकते हैं। दूसरे तत्वों का डिटेक्शन करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, लेसाइन सॉल्यूशन। विलियन, इस टेस्ट को कहते हैं लेसाइन परीक्षण कहते हैं। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर तथा हैलोजन, फॉस्फोरस आदि की पहचान करने के लिए लेसाइग्ने विलयन बनाया जाता है। और लेसाइग्ने विलयन बनाने पर क्या होता है कि इसे सोडियम धातु के साथ में संगलित किया जाता है, और संगलित होने के बाद ये अलग रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन से रूप में परिवर्तित होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो लेसाइग्ने विलयन जो बनता है उसमें सोडियम के साथ उनको गर्म करते हैं और डिस्टिल वाटर में फिर उसका विलयन बनाया जाता है। तो सोडियम Na कार्बन प्लस नाइट्रोजन गर्म करने पर ये क्या बनाएंगे NaCl। सल्फर क्या बनाएंगे Na2S। हैलोजन क्या बनाएंगे Na+X, तो ये क्या बनाएंगे NaX। हैलोजन में X की जगह आप क्या ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हम ले सकते हैं। तो अब इनका परीक्षण कैसे होता है, तो अलग अलग तत्वों का अब हम देखते हैं। तो अगला वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसका नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन जिन्होंने क्या बनाया है, नाइट्रोजन ने सोडियम और के साथ में कार्बन के साथ NaCl, सल्फर ने Na2S और हाइड्रोजन ने क्या हैलोजन ने क्या बनाया है NaX। तो ये विलयन कैसे काम करते हैं
और इनकी टेस्ट कैसे लगाई जाती है वो बारी बारी से हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फिर नाइट्रोजन का परीक्षण, उसके बाद में देखेंगे सल्फर का परीक्षण, और उसके बाद हैलोजनों का परीक्षण देखेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे उनका मात्रात्मक विश्लेषण कैसे किया जाता है। ये भार की दृष्टि से नाइट्रोजन, सल्फर आदि का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे हम अगले वीडियो में।